विश्व हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप जुड़ी हुई दिख रही हैं मुझे। धन्यवाद संदीप साहब। अपने सभी अग्रज समान धर्मा मित्रों को विशेष नमन, और प्रोफेसर रामदेव जी विशेष आभार के पात्र हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस योजना को, इस विषय को विश्व में फैलाया। जो विषय सुनिश्चित किया गया है वो इतना प्रासंगिक और आवश्यक है। भारतवर्ष जिस तरह से, और भारतवर्ष की नई पीढ़ी जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही थी, जबकि पाश्चात्य देशों में रहने वाले अपने भारतीय और भारतवंशी उस संस्कृति से प्रभावित नहीं है, बावजूद इसके भारत में रहने वाले। इसलिए मुझे आश्चर्य होता रहा हमेशा, जब तक मैं विदेश नहीं गई थी, कि हमेशा कहा जाता था कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है। लेकिन जब मैं पाश्चात्य देशों में पिछले 20 वर्षों से यायावरी कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि उन देशों में तो भारतीयों के बीच इसका प्रभाव है। तो ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति क्यों है? इसके लिए कोरोना वायरस ने आकर के सबके भीतर एक विवेक जागृत किया है, और संक्रमणकालीन समय में इस व्याधि से मानसिक, हार्दिक और दैहिक संकट तो आए हैं, जिसे हम सब झेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस कोरोना वायरस के तहत विश्व के सारे जितने भी चिकित्सा से जुड़े हुए और जितनी तरह की चिकित्सा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो सब पिछले 6 महीने से इसकी औषधि खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये ईश्वरीय संकेत है। पृथ्वी ने अपने आप अपनी रक्षा के लिए ये उपाय निकाला है, और इस उपाय के तहत ये व्यवस्था की है और ये सूचित किया है कि जो मांसाहारी जीवन है, मैं जीवन की बात कर रही हूं, क्योंकि मांसाहारी भोजन के साथ जीवन भी मांसाहारी हो जाता है, मतलब एक दूसरी तरह का भोगवादी जीवन हो जाता है। उस जीवन से विमुख होने के लिए पृथ्वी ने, क्योंकि जंगलों को बचाना आवश्यक है, और इन जंगलों को बचाने के लिए मांसाहार से मुक्त होना होगा, मांसाहारी जीवन से मुक्त होना होगा, ये संकेत मिला। और जब कोई औषधि नहीं बन सकी, तब लोगों ने हमें अपने भारतीय वांग्मय की ओर जाना हम लोगों ने प्रारंभ किया, और ये पाया कि पूरे विश्व के संरक्षण की अगर कहीं दिशा है तो भारतीय वांग्मय की है। इसका कारण भी है, इसका कारण एकदम स्पष्ट है। भारतीय वांग्मय इतना प्राचीन है, जिस समय पूरी पृथ्वी एक थी। पृथ्वी का विभाजन देश के अनुसार बहुत बहुत बाद में हुआ। हमारा वांग्मय कई हजार पहले प्राचीन है, 7000 साल हमारे पास संस्कृति है, जीवन है। तो उसके जिस समय वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, उस समय सचमुच में पूरी वसुधा एक परिवार थी। अब आज बात दूसरी है कि परिवार भी परिवार के रूप में एकाग्र और एकात्म नहीं है। तो आप जो संस्कृत के श्लोक हैं और जिन बातों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, उनको उस इतिहास, उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि जिस समय पूरी पृथ्वी एक थी, तब वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। और जैसा कि अपने प्रोफेसर रामदेव जी ने कहा, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये वो समय था कि उसके बिना खाना होता ही नहीं था। इसका कारण सब लोग समय से आ जाते थे, और समय से सब एक साथ, लोगों के भाव मुद्राओं से समझ में आता था कि परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हैं या
अगर भोजन कम खाया है तो माँ को पता चल जाता था कि आज उसने रोटी कम ली है या उसने आज हमसे सब्जी दोबारा नहीं मांगी है। तो वो एक अवसर होता था जहां सबके सुख दुख का भोजन के निवाले से पता चल जाता था। आज वो स्थिति खत्म होती जा रही है। फ्रिज में खाना रखा रहता है, लोग जाते हैं अपनी अपनी जरूरत से, अपनी अपनी भूख से खाते हैं, और अगर टेबल पर भी है तो वो भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उस भारतीय वाङ्मय में एक आत्मनिर्भरता, जीवन की शुचिता, शुचिता इतनी आवश्यक है जीवन के लिए, ये मनुष्य नहीं समझता। मुझे लगता है कि पशु पक्षियों के पास शुचिता है। हम मनुष्यों ने अपनी भोगवादी और अपने मानसिक विकास से जो हमने भोग का सृजन किया है, भोगवादी वस्तुओं का सृजन किया है, उससे हमने अपने मनुष्यत्व की शुचिता को नष्ट किया है। उस मनुष्यत्व की शुचिता को बचाए रखने के लिए भी हमारी शिक्षा स्वरोजगार परक होनी चाहिए, और है। वाङ्मय हमारा बताता है, जब हमारे पास इतनी समृद्ध शिक्षा व्यवस्था है जो स्वरोजगार परक भी है और आत्मनिर्भर भी बनाती, क्योंकि स्वरोजगार होगा तभी आत्मनिर्भरता आएगी, और जहां आत्मनिर्भरता आएगी वहीं स्वाभिमान की सुरक्षा हो सकती है, स्वाभिमान का संरक्षण हो सकता है। और स्वाभिमान का जहां संरक्षण होगा वहीं एक तरह की आचरण, मनुष्यत्व से प्रेरित आचरण संहिता का सृजन हो सकता है, निर्माण हो सकता है। आज के इस समय में जो नई रोजगार शिक्षा पद्धति आई है, उसमें हमारे वाङ्मय के गुणसूत्र, हमारी भारतीय संस्कृति के गुणसूत्र आधुनिक संदर्भों के साथ अनुस्यूत हैं, पिरोए हुए हैं। हम बहुत दूर नहीं जाएं, गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके दर्शन दृष्टि को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे भारतीय वाङ्मय की आधुनिक संदर्भों में व्याख्या की हुई है, तभी उसमें सत्याग्रह है, अपरिग्रह है, जिसको कि हम उपयोगी बना सकते हैं। और उसके बाद गांधी जी ने संत विनोबा जी को अपना पहला सत्याग्रही उत्तराधिकारी घोषित किया, और विनोबा जी अपने आजाद भारत किस तरह से सुसंस्कृत हो सकता है, अपने भारतीय वाङ्मय के सिद्धांतों से जुड़ सकता है, जुड़ ही नहीं सकता, उसे अपनी आचरण संहिता में ला सकता है। क्योंकि जब तक आचरण संहिता तब तक नहीं बनेगी जब तक कि शिक्षा के सूत्र हमारे रक्त में विलय नहीं कर जाएंगे, घुल नहीं जाएंगे। आचरण संहिता आदतों से बनती है, और आदतें जो है बार बार के अभ्यास से बनती हैं, और बार बार का अभ्यास तब बनता है जब लगातार किसी चीज से लगाव होता है। जिस तरह से आजकल भोगवाद का अभ्यास हो गया है, वो लगातार उस अभ्यास के कारण है, उसके प्रति लगाव के कारण, उसके प्रति चाहत के कारण है। ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था और आज का वर्तमान समय ऐसा है कि हमें पूरे विश्व को, सिर्फ भारत को नहीं, भारत की नई पीढ़ी को नहीं, भारत के घरों को नहीं, भारत के समाज को नहीं, पूरे विश्व को अब एक दूसरे डायरेक्शन में जाना होगा। वो एक ऐसी दिशा है जो जिस दिशा की ओर जा रहे हैं उससे एकदम मुड़ के पीछे, जिसे हम प्राचीन कर रहे हैं, आज वही आधुनिक है, क्योंकि आज वही उपयोगी है आज के समकालीन मनुष्यों के लिए, हम सब के लिए। तो उस संदर्भ में विनोबा जी सामाजिक आध्यात्म के जनक, उन्होंने जो नई शिक्षा की नीति बनाई, आज की शिक्षा नीति उससे भी प्रभावित है। तो भारतीय वाङ्मय, गांधी जी, विनोबा जी और दयानंद सरस्वती जी और विवेकानंद जी, इन लोगों के दर्शन, दृष्टि और भाषा और पुस्तकों में हमारा भारतीय वाङ्मय विलय होने के बाद इनके शब्दों में दिखाई देता है, सुनाई देता है। सिर्फ उसको स्पंदित होते हुए अपने भीतर अनुभव करने की आवश्यकता है। अब वो स्पंदित हो नई पीढ़ी में, ये जो शिक्षा की जो नई नीतियां आई हैं, शिक्षा के जो नए प्रावधान बने हैं, शिक्षा की जो ऐसी जिसकी की जड़ें
हमारे भारतीय वाङ्मय से जाकर जुड़ती हैं। उन भारतीय वाङ्मय से जोड़ने वाले ये जो मनीषी हैं, इन मनीषियों की भाषा को, इनके विचारों को, इनके दर्शन को हमारे शिक्षकों को इस तरह से परोसना है, पढ़ाना है। जिस तरह से भोजन परोसा जाता है वो शरीर की शक्ति बनती है, उसी तरह से दर्शन और दृष्टि को भी परोसने की जरूरत है, जो कि नई पीढ़ी के मानस की शक्ति बन सके। मानस को भी की भी भूख होती है। आज मानस की भूख पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो विपथगामी हो गया है। अगर उस मानस की भूख की तृप्ति, और जैसे माँ, इसीलिए शिक्षक को भी माँ कहा गया है, वो भी गुरु जो है वो भी माँ और पिता के तुल्य है, इसीलिए माँ को पहली शिक्षिका कहा गया है। तो ये जो शिक्षा नीति है और ये जो हमारा जो भारतीय वाङ्मय है, उस भारतीय वाङ्मय को आधुनिक संदर्भों में जिन विद्वानों ने पूरे विश्व में अब तक प्रसारित किया है, जिससे कि दुनिया इस रूप में भी कम से कम बची तो हुई है, मनुष्यता इस रूप में भी कुछ से कुछ बची तो हुई है। क्योंकि भारतवर्ष में सर्वाधिक विश्व चिंतक और दार्शनिक पैदा हुए। जैसे हमारे जय कृष्णमूर्ति, वो विश्व दार्शनिक हुए, चिंतक हुए। और ये एक समय था जब विश्व युद्ध कगार पे था, पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय भी शांति और अहिंसा के प्रणेता के रूप में हमारे ये जो विश्व चिंतक और शिक्षक हुए, इनकी आधार भूमि, इनकी जड़ें हमारे उसी दर्शन में, भारतीय वाङ्मय में रही हैं। तो ये विषय इतना प्रासंगिक है, और इस विषय के प्रासंगिकता के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो अंतर विषय हैं, जो उपविषय हैं, वो ये खोल के बताते हैं कि किस तरह से भारतीय वाङ्मय के किन पहलुओं को हम आज की शिक्षा नीति में लागू करें, विलयित करें, कि वो आधुनिक संदर्भों में सार्थक, उपयोगी हो जाएं और विश्व मनुष्यता की ओर उन्मुख हो सके, बढ़ सके, आगे निकल सके। अपनत्व के संबंध हर व्यक्ति, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से हर देश का व्यक्ति मुझे अपना लगता है। क्योंकि उसके पास हृदय है, मन है, मानस है, और वो मनुष्य की देह है। इतना तो वो दिखता है, बाकी सारे भेद तो बनाए हुए हैं जिनको देखने की जरूरत पड़ती है। तो जिन्हें देखने की जरूरत है नहीं, उन्हें नहीं देखना चाहिए। और इसी रूप में मुझे लगता है कि हम लोगों की आज जो शिक्षा नीति है और आज जो व्यवस्था बनी हुई है, उसी व्यवस्था के अंतर अपने भारतीय वाङ्मय के इस पिछले 100 वर्षों के जो मनीषी, विचारक और चिंतक हुए हैं, उनके आलोक में शिक्षकों को, अध्यापक, जो महाविद्यालय के शिक्षक हैं उनका ज्यादा बड़ा दायित्व है, जो विश्वविद्यालयों में शिक्षक हैं उन सबका, हम सबका ज्यादा बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोगों के पास शिक्षा की एक अपनी अंतर्भूमि भी है भीतर भीतर। वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर्स। क्योंकि अगर कोई प्रोफेसर कहता है हम लोगों को, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दायित्व बोध जागृत करना भी भारतीय वाङ्मय का वो दायित्व, मूल उद्देश्य रहा है। उसके साथ हम लोगों को उस शिक्षा को कैसे स्वरोजगार परक बनाए। और मुझे लगता है कि स्वरोजगार परक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी आवश्यक है काम करने की आदत डालना। आजकल लोग काम नहीं करना चाहते हैं। मैं तो शिक्षक से अधिक, इसके साथ साथ बड़े अधिकारी के रूप में भी काम किया, और तब मैंने देखा जो सिर्फ अधिकारियों के सामने लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं और एकदम से सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तक काम नहीं होता है। तो काम करने की आदत, वो चाहे लड़का हो या लड़की, स्त्रियां ज्यादा काम करती क्योंकि उन्हें घर से माँ काम करने की आदत डलवाती है। तो काम करने की आदत जब पड़ेगी तभी स्वरोजगार परक जो शिक्षा लेंगे, उस शिक्षा का वो अभ्यास करेंगे, और उस अभ्यास के द्वारा ही हमारी शिक्षा अपनी भारतीय वाङ्मय के जो मूल्य हैं
विश्व के संरक्षण की, विश्व की मनुष्यता की। हम लोगों के ऊपर तो पृथ्वी के रक्षण की भी जिम्मेदारी मनुष्यों की है। हम लोग जंगल के पशु पक्षियों और इन सब के जिनके पास भी वाणी नहीं है, उन सबकी वाणी हम मनुष्य हैं। इस वजह से सिर्फ मनुष्य की रक्षा करने का दायित्व तो हमें नहीं है, विश्व के मनुष्य की रक्षा करने का दायित्व तो सिर्फ नहीं है, बल्कि विश्व के जंगल, पशु पक्षी, समुद्र की मछलियां मर रही, कुछ दिन बाद समुद्र में मछलियां नहीं बचेंगी। इस तरह से इस विषाक्तता से, जब जैसे अभी कोरोना फैला और उसकी विषाक्तता से हम भयभीत और आतंकित हैं, वैसी ही विषाक्तता ये जंगल के जीव जंतु, समुद्र की मछलियां कर रही हैं और वर्षों से कर रही हैं। इस विषाक्तता से मुक्ति के लिए जो हमारा शाकाहारी भोजन ही नहीं, शाकाहारी जीवन भी होना चाहिए। उस शाकाहारी जीवन से हम जितने शुद्ध होंगे, मनुष्यता जितनी शुद्ध होगी, उतनी ही पृथ्वी भी शुद्ध होगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। आज शिक्षा का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। शिक्षा का दायित्व सिर्फ नई पीढ़ी को रोजगार के लिए तैयार करना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो शिक्षित होने के साथ जीविका लेने के बाद एक जीवन भी वो मनुष्यत्व के संरक्षण में बिताए और वो आने वाली पीढ़ियों के पृथ्वी और मनुष्यत्व की भी वो रक्षा कर सके। एक बहुत बड़े संगीन समय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी।